वित्त वर्ष 2025 में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का इस्तेमाल करके माल की यानी कार्गो की रिकॉर्ड ढुलाई की गई, जो भारत के मैरीटाइम विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। क्या है ये खबर और इसका महत्व क्या है, चलिए इन फोकस के प्रोग्राम में जानते हैं। सबसे पहले खबर पर एक विस्तार से नजर डाल लेते हैं और खबर यही है कि भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो अंतर्देशीय जल परिवहन है, उस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट का रिकॉर्ड बनाया। यानी इतने बड़े स्तर पर माल का परिवहन अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से हुआ, अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन के माध्यम से हुआ। आप देख सकते हैं इस एक ग्राफिक के माध्यम से, जहां वर्ष 2013-14 में केवल 18 मिलियन टन माल का जो परिवहन हुआ वो अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन के माध्यम से हुआ। वहीं वर्ष 2024-25 में जो इसकी वैल्यू है, जो इसका मूल्य है, अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से माल की ढुलाई जो हुई है वो 145.5 मिलियन टन हुई है, जो वार्षिक स्तर पर एक 20.86% की वृद्धि को दिखाती है, रिकॉर्ड वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ये पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा जल मार्ग के क्षेत्र में किए गए निवेश और अपनाई गई नीतियों की एक महत्वपूर्ण सफलता की ओर इंगित करती है, एक महत्वपूर्ण सफलता को प्रदर्शित करती है। तो इसकी जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 14 यानी वित्तीय वर्ष 14 में 18.10 मिलियन मीट्रिक टन से फाइनेंशियल ईयर 25 में, वित्तीय वर्ष 25 में 145.5 मिलियन मीट्रिक टन तक कार्गो मूवमेंट हुआ, माल की ढुलाई हुई। किसके माध्यम से हुई? अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन के माध्यम से हुई, जो कि एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR कितना बैठता है? 20.86% बैठता है। यहां पर एक शब्द आया है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये किस प्रकार से मापा जाता है? ये वस्तुतः हर साल होने वाली एक औसत वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लिया कोई कंपनी है, उसने वर्ष 2014 में जल मार्ग के माध्यम से 1 लाख के माल की ढुलाई की और वर्ष 2024 में ये ढुलाई 10 साल बाद बढ़कर के 6 लाख रुपए हो गई। तो आप इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किस प्रकार से निकालेंगे? आप देखेंगे कि अंतिम वैल्यू क्या है, यानी वर्ष 2024 में वैल्यू 6 लाख रही और इसको भाग देंगे आप वर्ष 2014 की वैल्यू से, यानी 1 लाख को 6 लाख को 1 लाख से भाग देंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बटा जो इनका ईयर का डिफरेंस है, यानी वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2024 तक जो ईयर का डिफरेंस है, यानी 1/10 और -1 के माध्यम से आप CAGR वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर 6 आ जाएगा और 6 की वैल्यू होगी 0.1 और -1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग कितनी बैठेगी? वो बैठेगी 0.1956 और प्रतिशत में कितना बैठ जाएगा? 19.56%। यानी एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट कितना हुआ? अगर कोई एक व्यक्ति वर्ष 2014 में जलमार्ग के माध्यम से 1 लाख रुपए का सामान ढोता है, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, परिवहन करता है और वो 19.56% का एनुअल ग्रोथ रेट प्रदर्शित करता है, तो वर्ष 2024 में उसके द्वारा इस रेट से ढोने वाले माल का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 6 लाख रुपए हो जाएगा। इसी तरह से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को मापा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2024 की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के सामान्य हिसाब की नजरिए से? 9.34% की ये वृद्धि देखी गई। अगर हम उन वस्तुओं पर नजर डालें, उन 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नजर डालें जो फाइनेंशियल ईयर 25 में, वित्तीय वर्ष 25 में प्रमुख वैल्यू की रही, एक ऐसे मूल्य की रही जो हाईएस्ट वैल्यू की रही, जिनका जो परिवहन हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के माध्यम से हुआ, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है कोयला। यानी जो टोटल वस्तुएं जलमार्ग परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई, उनमें कोयले की वैल्यू सबसे ज्यादा रही, कोयले की ढुलाई सबसे ज्यादा हुई और उसने 27%
की एक प्रकार से उसमें हिस्सेदारी रही कोयले की। दूसरे नंबर पर लौह अयस्क चूर्ण की रही, तीसरे नंबर पर लौह अयस्क की रही, चौथे नंबर पर रेत की रही और पांचवें पर फ्लाई ऐश की रही। तो आप देख सकते हैं इन पांच वस्तुओं का ही 68% की हिस्सेदारी रही अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत। कोयला, लौह अयस्क, चूर्ण, रेत और फ्लाई ऐश। अगर वित्त वर्ष 2024 में देखें तो अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रयोग कितने यात्रियों ने किया, तो 1,61,00,000 यात्रियों के द्वारा यह प्रयोग किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही पिछले कुछ सालों में। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उनका किस प्रकार से निर्माण किया गया, उनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ाई गई, उनकी क्षमताओं को किस प्रकार से बढ़ाया गया, किस प्रकार से उनमें बेहतर निवेश की व्यवस्था खड़ी की गई, किस प्रकार से नए पोर्टल्स का निर्माण किया गया, उनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। तो इसलिए राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 2016 में अंतर्देशीय जल मार्गों को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के नाम से। इसके तहत जल मार्गों की जो संख्या है वो बढ़ाकर के कितनी कर दी गई, 5 से बढ़ाकर के 111 कर दी गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2014 से लेकर के अब तक इन जलमार्गों के निर्माण में कितना निवेश हो चुका है, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत 6,434 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। जल मार्गों की लंबाई को कितना बढ़ाया जा चुका है, वर्ष 2014 के 2,716 किलोमीटर से बढ़ाकर के वर्ष 2023-24 में इनकी लंबाई 4,894 किलोमीटर की जा चुकी है। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य है फेयरवे मेंटेनेंस। फेयरवे मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि जल मार्गों में, नदियों में जो जलमार्ग बनाए जाते हैं उसमें गाद जमा हो जाती है और जब हम गाद को अगर नहीं निकालते हैं तो पानी की गहराई कम हो जाती है, जो जलमार्गों की तेजी से परिवहन में एक अवरोध पैदा करता है। इसलिए लगातार मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, रखरखाव करने के लिए गाद को निकालना बेहद जरूरी है। तो उसी के अंतर्गत फेयरवे मेंटेनेंस ने अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई। एक है प्रमुख कार्यों में जो किया गया वो है जेटी प्लेटफॉर्म। जेटी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से यात्रियों को, माल को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करवाया गया। जेटी प्लेटफॉर्म का ही एक प्रमुख रूप है फ्लोटिंग टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल जो जल के अंदर ही तैरते हुए हो और जल के अंदर ही माल की ढुलाई और माल के उतारने की व्यवस्था प्रदान करें। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि किनारों पर आने के लिए जल जो है, जल की गहराई उतनी नहीं होती और इसलिए वहां पर कम लागत में बेहतर टर्मिनल की सुविधा फ्लोटिंग टर्मिनल द्वारा प्रदान की जाती है। मल्टी मॉडल टर्मिनलों का निर्माण हुआ। मल्टी मॉडल टर्मिनलों का निर्माण है ऐसे टर्मिनल जहां पर जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग तीनों आपस में मिलते हो। इसके अलावा इंटर मॉडल टर्मिनल्स का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर जल मार्ग और रेल मार्ग दोनों आपस में मिलते हो या जल मार्ग और सड़क मार्ग आपस में मिलते हो। इसी प्रकार से नेविगेशन लॉक की व्यवस्था भी खड़ी की गई। आप जानते हैं कि जब नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाज जा रहा हो तो कई बार जल के बहने, कई बार क्या होता है कि जल तेजी से नीचे उतरता है, तेजी से ढलान आता है, जल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जल जहाज को किस प्रकार से आप एक जल स्तर से दूसरे जल स्तर पर ले जाएंगे, वो नेविगेशन लॉक के माध्यम से आप जहाज को एक जल स्तर से दूसरे जल स्तर पर लेकर के जाएंगे। तो नेविगेशन लॉक जैसी व्यवस्था भी खड़ी की गई। इसी तरह से कई डिजिटल टूल्स भी बनाए गए और कार्यों को, जल में जो हमारे अंतर्देशीय जल परिवहन जो मार्ग हैं उनको बेहतर किया गया, उनको सुरक्षित किया गया और कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम खड़ा किया गया, कई तरह के पोर्टल्स को खड़ा किया गया, कई तरह के डिजिटल टूल्स बनाए गए। इसी में से एक डिजिटल टूल है लाडिस, LADS। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसकी जगह पर पानी की गहराई कितनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का, सूचना प्रदान करने का ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसी प्रकार से रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से जल के बहाव की स्थिति, जल की गहराई, किसी स्थान पर जल कितना गहरा है इसकी स्थिति, किसी स्थान पर कार्गो की उपस्थिति कितनी है, जो जहाजों की उपस्थिति कितनी है, उनकी ट्रैक की स्थिति ये प्रदान करता है। एक व्यवस्था है, डिजिटल टूल है कार्डी, यानी कार्गो एंड रिवेन्यू डेटा। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्गो से संबंधित और
अलग अलग राजस्व से संबंधित डेटा का संग्रहण करता है और उस डेटा को प्रदान करता है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण सिस्टम है पानी। इस पानी का मतलब है पोर्टल फॉर एक्वेटिक नेविगेशन इंफॉर्मेशन। आप जल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसके बारे में तरह तरह की सूचना प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है पोर्टल फॉर एक्वेटिक इंफो पोर्टल फॉर एक्वेटिक नेविगेशन इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से भी अलग अलग जल परिवहन मार्गों की एक रिकॉर्ड को संग्रह किया जाता है और रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है और जल परिवहन को सुरक्षित और सुगम बनाने में ये सभी डिजिटल टूल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदूषण की कम से कम स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए कई प्रकार के ग्रीन इनिशिएटिव लिए गए हैं, कई प्रकार के हरित निर्णय और हरित पहल की गई है। जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन, यानी एक इस प्रकार से हाइब्रिड सिस्टम इंजन का विकसित किया गया है, जहां पर पारंपरिक इंजन ईंधन के रूप में जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक इंजन के इस्तेमाल की व्यवस्था खड़ी करते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और साथ ही माल की ढुलाई की जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है, वो भी बढ़ती है। इसके अलावा हाइड्रोजन वेजल्स को भी विकसित करने के प्रयास किए गए हैं, जो कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। और आप जानते हैं, अगर कोई भी वेसल हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है तो उससे पर्यावरण प्रदूषण न के बराबर होता है, बल्कि आप कहिए कि होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की हरित पहले भी की गई है। जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम भी उठाए गए हैं और इसी तरह का एक नीतिगत कदम है जल वाहक योजना, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसका बजट है 95.42 करोड़ रुपए। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन तब प्रदान किया जाता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कार्गो ऑपरेटर अपने परिवहन को, अपने माल के परिवहन को सामान्य रेल परिवहन या सड़क परिवहन से जलमार्ग परिवहन की तरफ मोड़ता है, तो उसकी ऑपरेटिंग लागत का 35% उसको वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ नियमित कार्गो सेवाएं भी प्रदान की गई है। कुछ नियमित कार्गो सेवा व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया गया है, जैसे नेशनल वाटरवे 1 पर कोलकाता पटना वाराणसी, कोलकाता पांडु नेशनल वाटरवे 2 और कोलकाता बदरपुर करीमगंज नेशनल वाटरवे 16। इस तरह के नियमित कार्गो सेवाओं को खड़ा करने का प्रयास किया गया है, ताकि अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन के माध्यम से माल ढुलाई को और यात्रियों के परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार से टन भार टैक्स का विस्तार किया गया है और ये व्यवस्था 1 फरवरी 2025 को बजट में घोषित की गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी किसी भी चीज पर प्रॉफिट के आधार पर अगर आप अंतर्देशीय जलमार्ग का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का इस्तेमाल करके किसी चीज की ढुलाई करते हैं, तो प्रॉफिट के आधार पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टन भार के आधार पर आपको टैक्स लगाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक स्थिर व्यवस्था खड़ी करता है और टैक्स के कम बोझ को स्थापित करता है। इसके अलावा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक ढांचा भी खड़ा किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जेटी टर्मिनलों का निर्माण विनियमन 2025 के माध्यम से, ताकि निजी निवेश को इस क्षेत्र में, अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया के मल्टी मॉडल टर्मिनल्स और कालूघाट का इंटर मॉडल टर्मिनल्स को कोलकाता पोर्ट को सौंप दिया गया है। इनके संचालन को कोलकाता पोर्ट को, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट है, उसको सौंप दिया गया है। और इस प्रकार से हमने बंदरगाह, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स और इंटर मॉडल टर्मिनल्स के एकीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा यह भी प्रयास किया गया है कि वाहन और सारथी जैसी पोर्टल व्यवस्था जो सड़क परिवहन के नियमन के लिए खड़ी की गई है, संचालन के लिए खड़ी की गई है, उसी प्रकार की पोर्टल व्यवस्था अंतर्देशीय जल परिवहन में भी की जा सके, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पानी। इसी तरह से वाराणसी में फ्रेट विलेज और साहिबगंज में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की कोशिश की गई है, ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 5 और रूट 6, जो कि मैया मैया इस प्रकार से लिखा जाएगा, MAIA, मैया से सुल्तानगंज का सफल ट्रायल हो चुका है और ये अब संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 140 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSUs को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में कार्गो शिफ्ट करने के लिए जोड़ा गया है, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन
को बढ़ावा दिया जा सके और भारत को अलग अलग तरह के जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लाभ हो सकते हैं वो प्रदान किए जा सके। महत्व क्या है? आप जानते हैं कि जल मार्ग से होने वाली जो ढुलाई की लागत है वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग की तुलना में कम होती है। साथ ही ये हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल जहाजों के उपयोग से प्रदूषण में कमी को बढ़ावा देगा। कार्बन फुटप्रिंट में कटौती होगी जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और निर्यात में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के माध्यम से तेजी आएगी। स्थानीय उद्योगों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और ये सारी चीजें भारत का जो मैरीटाइम विजन 2030 है और जो भारत का मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है उसके ही अनुरूप है। जो मैरीटाइम भारत विजन 2030 है उसके अनुसार भारत जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से माल की आवाजाही को 2% से बढ़ाकर के 5% और टोटल वैल्यू को 200 मिलियन मीट्रिक टन तक से भी अधिक बढ़ाना चाहता है और 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि इसे 500 मिलियन मीट्रिक टन तक से भी अधिक कर दे। तो ये भारत का जो व्यापक लक्ष्य है उसी के अनुरूप है कि किस प्रकार से हमें अपने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का इस्तेमाल करके माल ढुलाई और यात्रियों को परिवहन को यात्रियों का कि एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की व्यवस्था को खड़ा करना है और अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी को इसका वास्तविक स्थान दिलाना है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि ISGS फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के नोएडा शाखा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं। ऑफलाइन बैच है, एक हिंदी माध्यम का, एक अंग्रेजी माध्यम का। हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है जिसका समय है शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ हो रहा है जिसका समय है सुबह 8 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है, अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब आप अपनी ISGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस कोर्स में दृष्टि लर्निंग ऐप जो अपग्रेड कर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, इसके 3 महत्वपूर्ण फीचर हैं। एक फीचर है AI समरी। आपके लेक्चर लंबे लंबे होते हैं, उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सके इसके लिए बिंदु फॉर्म में प्राप्त करना उन्हें बेहद जरूरी है। AI समरी के माध्यम से आप अपने लंबे लंबे लेक्चर को बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है AI क्विज, दूसरा फीचर। इसके माध्यम से आपका लेक्चर चल रहा है तो उसी लेक्चर पर आधारित आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लेक्चर को कितना समझ रहे हैं और कितना समझने की जरूरत है। तीसरा फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर के दौरान अगर कोई भी संशय आता है तो आप प्रश्न पूछिए, तुरंत आपको उत्तर मिलेगा और आप अपने लेक्चर को इसके माध्यम से समृद्ध बना सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप। अब आज का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी डिजिटल प्रणाली अंतर्देशीय जल परिवहन में उपयोग की जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है ई नाम, भीम, पानी या स्वयं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।